हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 11th का फिजिक्स। क्लास 11th की फिजिक्स हम लोग क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर 5 न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन की मोशन के नियम पढ़ रहे थे ना, और हमने सेकेंड तक खत्म भी कर लिया। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। 9th में आपने कई बातों से आपको अनजान रखा गया था। यहाँ पे अब सारी अनजानियत ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे इंसानियत नाम की चीज़ आएगी। फिजिक्स में इंसानियत मार डालता है हम लोगों को। इंसानियत की बात कर रहे हो, फिजिक्स मार डालता है। कोई बात ना, समझने में पढ़ने में मज़ा तो आता है ना, बट आपके पास उस टाइप का माइंड सबके पास होता है। देखो, माइंड सब यूज करना होता है, बस यूज करो उसका। यूज करोगे तो फिजिक्स इज ए बेटर सब्जेक्ट, और यूज नहीं करोगे तो आप बैड बोलोगे उसको। चलो, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गतिशीलक तृतीय नियम के बारे में हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं। अगर मैं फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ को आपको रिवाइज करा दूं तो फर्स्ट लॉ में आपने क्या पढ़ा था? फर्स्ट लॉ में पढ़ा था आपने जड़त्व वाला, यानी कि एफ नेट इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन भी तब क्या था? 0 था। ये फर्स्ट लॉ था नहीं? बाहर से बल ना लगाओगे, नेट फोर्स अगर 0 है तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा? 0 होगा। अगर समान वेग से चले, समान वेग से ही चलती रहेगी। अगर रुकी है तो रुकी रहेगी, उसमें कंडीशन था। और दूसरे वाले में क्या था कि यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया था, यानी कि यहाँ पे हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड अप्लाइड फोर्स। इंग्लिश ना बोलो सर जी, इंग्लिश ना बोलो, गुस्सा आ जाएगा हमको। चलो, गुस्सा नहीं आएगा। अब थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन साहब का थर्ड लॉ क्या कहता है? कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ऑल रिएक्शंस, नोट कर लो हिंदी में, ऑल रिएक्शंस, ऑल एक्शंस ऑल एक्शंस हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हिंदी में लिख लो क्या? कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया, अभी समझ में सब कुछ आएगा, बस नोट कर लो। हिंदी में क्या लिखोगे? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। समझ रहे हो ना? अब ऐसी बात ना है कि किसी को एक थप्पड़ मार दो तो अगला भी हमको एक थप्पड़ मारेगा तो प्रतिक्रिया कहलाएगी। वो प्रतिक्रिया नहीं है। मैंने किसी को एक थप्पड़ मार दिया तेजी से, वो अभी हमको एक थप्पड़ मार दे तो क्या वो प्रतिक्रिया हुई? ना, वो प्रतिक्रिया नहीं है, वो एक्शन रिएक्शन नहीं है। ये बात ध्यान देना। और एक्शन रिएक्शन हमेशा पेयर में होते हैं। इसे बोलते हैं, मतलब कि थर्ड लॉ को ऐसे ही बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर। थर्ड लॉ को हम क्या बोलते हैं? एक्शन रिएक्शन का पेयर है। और यहीं से हमको एक बात और पता चलती है कि फोर्स हमेशा, फोर्स इज ऑलवेज एक्ट्स इन पेयर। हमेशा जो फोर्स होता है ना, हमेशा एक पेयर के रूप में काम करता है। एक नहीं, सिंगल फोर्स नहीं काम करता। कोई भी काम करोगे तो डबल फोर्स काम करता हमेशा। वहीं से क्या बन के आया है? ऑल रिएक्शंस हैज इक्वल एंड अपोजिट, ऑल एक्शंस हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन हुआ तो रिएक्शन पक्का होगा। थप्पड़ वाली बात नहीं, भी मैं समझाता हूँ। और यहीं से हमको क्या पता चलता है? फोर्स इज ऑलवेज एक्ट्स इन पेयर। हमेशा जो फोर्स होते हैं ना, पेयर में वर्क करते हैं, पेयर में काम करते हैं। सिंगल नहीं होगा, डबल पक्का होना है, डबल पक्का होना है। मतलब कि मैंने अगर इसको एक थप्पड़ जड़ दिया, जितना तेज मैंने इसको मारा ना, उतना ही तेज मुझ पे, उतना ही तेज है मुझको मारा। मुझे भी तो चोट लगी है। ये घूम के हमको थप्पड़ ना मारा, मैंने इसको जितना तेज मारा उतना, मतलब कि मान लो 5 न्यूटन के बल से मारा हो तो मेरा हाथ झनझना जाता है। क्यों? क्योंकि यह भी मुझे उतना से मार देता है। तो एक्शन रिएक्शन हर जगह ऐसा होता है। आप किसी दीवार को ढकेल रहे हो तो हम पे भी उतना फोर्स लगाती है, तभी तो मतलब हमको वर्क करना पड़ता है। आखिर सोचो जरा, कोई चीज आराम से अगर चलती रहे तो हमको फोर्स लगाने की आवश्यकता ही क्या है? घर पे मशीन बैठा है, सपोज कर लो मशीन बैठा है, आपके घर पे पानी चलाने वाला मशीन होगा, सपोज करो है, मोटरसाइकिल है, चलो है। अब उसको ऐसे पकड़ के बल लगा के आगे की ओर खींच रहे हो, या पीछे से धक्का दे रहे हो, पीछे से बल लगा रहे हो इंजन पे या मोटरसाइकिल पर, पीछे से धक्का दे रहे हो। क्या एक बार धक्का दिया तो चली लगातार? नहीं चली ना, फिर आगे जाके रुक जाएगी। क्यों? एक बार तुमने दे दिया
तो उसको लगातार चलना चाहिए था, लेकिन नहीं चला ना, फिर आगे जाके रुक गया। जब तक आप देते रहोगे, अब आप धक्का दे रहे हो तो एनर्जी लगानी पड़ती है। एनर्जी क्यों लगानी पड़ रही है? क्योंकि वो अभी हमको पीछे की ओर धक्का दे रहा है, उतना बल हम पे वो अभी लगा लेता है, तभी हमको अलग से काम करना पड़ता है, तभी हम थक जाते हैं। यही बात है। तो वही है एक्शन रिएक्शन। वो थप्पड़ रिवर्स वाला नहीं, रिवर्स वाला नहीं, हमको यह दीवार बहुत तेज ढकेलना क्यों पड़ रहा है? ऐसे छूते गिर जाता, लेकिन बल क्यों लगाना पड़ रहा है? और बल लगाने के बाद भी नहीं गिर रहा है, क्योंकि उतना बल वह मुझ पर भी लगा दे रहा है। यह तभी गिरेगा जब मैं, अगर यह 50 न्यूटन, इसकी एक सीमा है, इसकी एक सीमा है अधिकतम कितना न्यूटन बल मेरे पर लगा सकता है, जान लो यह बात। इस दीवार की एक सीमा है कि अधिकतम कितने न्यूटन तक नहीं गिरेगा, उसके बाद लगा दोगे ना तो गिर जाएगा। तो बराबर लगाने का प्रयास करती है, लेकिन क्या गिरेगा नहीं दीवार, दीवार गिर भी जाएगा, जैसे भी लग गिरा दो, कोई दिक्कत ना है। तो क्यों? क्योंकि इसके पास भी तो बल की सीमा है ना, जितना सीमा वहाँ तक लगाएगा, उसके बाद तो उसकी हिम्मत खत्म। 50 न्यूटन का बल लगाने वाला था, लगा चुका, उसके बाद तुम अलग से लगा दोगे तो गिर जाएगा, काम हो जाएगा। इसीलिए वो इंजन ढकेलाता रहता है। हमको मान लो 10 न्यूटन का वापस लगा रहा है, तो हम उसे 20 का लगाते हैं। 10 काटने में लग जाता है और 10 ढकेलने में जाता है, तो ये तो हम थक जाते हैं। 10 काट भी तो रहे हैं, अगर काटने में ना लगता तो उस इंजन को यहीं से दिल्ली से आगरा तक दौड़ाओ, क्या दिक्कत है? लेकिन 10 न्यूटन वो वापस लगा रहा, तो हम उसको काट रहे हैं। 10 मतलब 20 हम लगा रहे हैं, 10 उसका वाला काट रहे हैं, फिर 10 अपना वाला उस पर मतलब कि नेट दे रहे हैं, तब वो आगे भाग रहा है। तो इसी को सेकेंड से ही तो लगता है आया है, और जो भी न्यूमेरिकल लगाएंगे हम सेकेंड से रिलेटेड ही लगाएंगे इसमें। तो यहाँ पे क्या बोलोगे न्यूटन के साहब के थर्ड लॉ में, ऑल रिएक्शंस हैज इक्वल एंड अपोजिट, ऑल एक्शन, सॉरी एक्शन है, ऑल एक्शंस हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो जितने भी क्रिया होती है वह बराबर और विपरीत दिशा में क्या लगाती है? प्रतिक्रिया लगाती है, बराबर लगाती है। अब तुम अलग से ज़्यादा लगा दो तो कोई बात ना है, ये बराबर ही, मैं 5 लगा रहा हूँ तो ये भी 5 लगा रही है। अब तुम आगे 50 और जोड़ दो तो फिर दिक्कत होगी ना, तो गिर जाएगा ये तो। लेकिन तुम्हारे कितना ही लगाएगा वो, ये जान लो, तुम्हारे कितना क्या करेगा। हमें जब तक है ना गिर रहा है तब तक तुम्हारे कितना ही लगा रहा है। गिर गया तो विस्थापन हो गया, सेकंड वाले में भाग गए। थर्ड वाले की मैं बात कर रहा हूँ कि जितना तुम लगाओगे उतना यह भी लगाएगी। आप 9th में सब पढ़े हो। चलो एक बात और तुम पढ़े हो, एक बात मैंने आपके लिए लिखी है। यहाँ पे मान लो ये सरफेस है बेटा, यहाँ भी हमारा ऑब्जेक्ट है और एम मास का है, इस पर पृथ्वी क्या लगा रही है? mg लगा रही है। इस ऑब्जेक्ट पर पृथ्वी mg बल लगा रही है, और इसी ऑब्जेक्ट पर यह वाला जो सरफेस है ना, वह नॉर्मल रिएक्शन n लगा रहा है। अगर मैं BD बनाऊं तो नीचे mg और ऊपर n, यही इसी ऑब्जेक्ट पे दोनों काम कर रहे हैं। तो क्या n और mg, तो क्या n और mg क्या एक्शन रिएक्शन के पेयर हैं? सोचो एक मिनट के लिए, क्या n और mg एक्शन रिएक्शन के पेयर हैं? सोच के बताओ एक मिनट के लिए, तब तक मैं यहाँ पे कुछ करता हूँ। देखो वीडियो सही बन रहा है, वीडियो सही बन रहा है। सोचिए, ओ तुमने क्या हुआ, यस बोल दिया, यस यस, ना ना गलत है, गलत है ना। n और mg एक्शन रिएक्शन के पेयर नहीं है। यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखवाता हूँ। एक्शन reactions always acts on different bodies। नोट कर लो कि जो एक्शन रिएक्शन है ना, हमेशा अलग अलग बॉडी पर एक्ट करता है, काम करता है। अब देखो यह तो mg भी वस्तुओं पर लग रहा है, वस्तुओं पर n भी लग रहा है, तो एक्शन रिएक्शन का पेयर नहीं है ना। एक के वस्तु पे देखो, इसी वस्तु पे mg भी लग रहा है, इसी वस्तु पे नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है, तो ऐसा बोला जाता है, ऐसा हमारे न्यूटन साहब ने कहा था, ये एक्शन रिएक्शन का पेयर नहीं है। एक के वस्तु पे एक्शन रिएक्शन काम नहीं करती है। एक्शन रिएक्शन के लिए दो वस्तु का होना जरूरी है, एक वस्तु पे नहीं काम करती है। दूसरा लिख लो, दूसरा एक्शन रिएक्शन शुड बी सेम नेचर। अगर एक्शन रिएक्शन है तो वह सेम नेचर का होना चाहिए। अब मैं समझाता हूँ इसको, छोड़ के भागूंगा ना, परेशान ना हो।
मैंने क्या बोला, एक्शन रिएक्शन की दो बातें अवश्य नोट कर लो। एक्शन रिएक्शन हमेशा डिफरेंट अलग अलग बॉडी पर काम करते हैं। दूसरा क्या लिखोगे, एक्शन रिएक्शन शुड बी सेम नेचर, सेम नेचर का होना चाहिए। अब अलग अलग बॉडी का मतलब क्या, देखो मतलब क्या, अभी इसी में से मैं निकालूंगा एक्शन रिएक्शन का पेयर, इसी सवाल में से मैं निकालूंगा एक्शन रिएक्शन का पेयर, अभी निकलेगा। मैंने मान लो किसी को एक थप्पड़ मारा, या मैंने इसको एक थप्पड़ मारा, मान लो व्हाइट बोर्ड पे ने एक थप्पड़ जमाया, तो मैंने व्हाइट बोर्ड को मारा, मैंने एक्शन किया व्हाइट बोर्ड पर और व्हाइट बोर्ड ने मेरे पर एक्शन किया, यह एक्शन रिएक्शन है। मैंने इनको मारा, इन्होंने मुझे मारा। दो बॉडी हुई कि नहीं हुई, एक बॉडी हुई बोर्ड, एक बॉडी हुई हमारा हैंड, दो बॉडी हुई कि नहीं हुई। और यह तो से एक के बॉडी, इसी पे mg भी लगा, इसी पे n भी लगा रहे हो, तो क्या, तो देखो एक्शन रिएक्शन का पेयर तभी मुमकिन है जब दो अलग अलग बॉडी होंगे, दो अलग अलग बॉडी होंगे। यहाँ थोड़ा समझ में आया ना, मैंने मशीन पर लगाया, मशीन ने मेरे पर लगाया, तो दो बॉडी हुई, मशीन बॉडी हुई और एक मेरा हैंड बॉडी हुआ, तो दो बॉडी का होना जरूरी है, दो बॉडी का होना जरूरी। और हाँ, एक्शन रिएक्शन शुड बी सेम नेचर, ये सेम नेचर के होने चाहिए। अगर ये नॉर्मल रिएक्शन है, देखो यह तो ग्रेविटी आ गई और ये नॉर्मल रिएक्शन है, सेम नेचर कहाँ हुआ। अगर यह ग्रेविटी है तो यहाँ भी ग्रेविटी होना चाहिए, ये जान लो, तभी हम एक्शन रिएक्शन पेयर कर सकते हैं। अगर यह नॉर्मल है तो यह भी नॉर्मल होना चाहिए, तभी एक्शन रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बातें समझ लो। अगर एक घर्षण है तो दूसरा भी घर्षण होना चाहिए, तभी एक्शन रिएक्शन का पेयर बनेगा। अगर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एक मैग्नेटिक फोर्स है, तो दूसरा भी मैग्नेटिक फोर्स होना चाहिए। अब नहीं कि मैग्नेटिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक लगा दो, विद्युत बल लगा दो चुंबकीय बल पे, तो वो एक्शन रिएक्शन का पेयर नहीं बनाएगा, ठीक है ना। तो ये बातें जान लो। एक्शन रिएक्शन के पेयर में जो फोर्स का नेचर है ना, वो सेम होना चाहिए। ये नहीं कि एक में ग्रेविटेशन लगाओ, में स्प्रिंग फोर्स लगाओ, तो ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ ग्रेविटी वाला तो ऊपर भी ग्रेविटी वाला ही होना चाहिए। तो इसी में से आपको निकाल के समझाते हैं कैसे कैसे पेयर बनते हैं। समझ, दो बातें नोट कर लिया आपने ना, तो आपको समझ में भी अब आ रहा होगा। सवाल तो लगाएंगे बढ़िया बढ़िया, इसको मिटाते बेटा आगे चलते हैं। फिर तो इस बॉडी को देखो आप अच्छे से, इसी में हमको निकालना है एक्शन रिएक्शन का पेयर निकालना है। तो अगर ये अभी बात समझ लो कि अगर ये बॉडी रेस्ट में है, तो रेस्ट में क्यों है, क्योंकि n बराबर mg है, तभी बॉडी किस में है, रेस्ट में है। चलो इसको थोड़ा ऊपर बनाता हूँ। मान लिया ये सरफेस है और यहाँ पे बॉडी है m मास का, नीचे mg लग रहा है, यानी कि एक बार समझो जरा, अर्थ जो नीचे हमारी अर्थ है, इस बॉडी पर mg लगा रही है। जो अर्थ हमारी है ना, इस बॉडी पर mg फोर्स लगा रही है, और यह बॉडी भी अर्थ पर क्या लगा रहा है, mg फोर्स लगा रहा है। यह पेयर बनेगा, तभी तो रुका हुआ है। यह यहाँ पे क्यों रुका हुआ है, समझो थोड़ी देर के लिए। यह बॉडी यहाँ पे क्यों रुका है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्यों, मतलब कि मान लो इधर कोई 5 न्यूटन से मुझे धक्का दे, इधर से कोई 5 से धक्का दे, तो मैं यहीं पे खड़ा रह जाऊँगा, कहीं हिल पाऊँगा ना, कहीं नहीं। अगर मैं ना अपनी मर्जी से कुछ करूं तो 5 से अगर इधर लग रहा है, 5 से इधर, तो मैं सिमचा पाया रहूंगा, हिल डुल ना पाऊंगा। तो वही बॉडी क्यों रुका हुआ, सोचो। यहाँ इस बॉडी पर अर्थ mg लगाई और इस बॉडी ने भी अर्थ पर mg लगाया। अब देखो, बॉडी ने अर्थ पर लगाया, एक बॉडी अर्थ हुई और अर्थ ने बॉडी पर लगाया, तो एक ये बॉडी है मास वाला हो गया। दो बॉडी हुई कि ना हुई, एक्शन रिएक्शन हुआ ना, इन्होंने अर्थ ने एक्शन लगाया तो रिएक्शन कर दिया, बराबर हो गया, तभी तो रुका हुआ है वहां पे। एक बात और समझो यहाँ पे, अब यहाँ पे सरफेस ने लगाया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन द बॉडी बाय सरफेस। इसमें क्या पढ़ रहा हूं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन द बॉडी बाय सरफेस। और यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन द सरफेस बाय बॉडी। अब ये अभी नॉर्मल रिएक्शन का, अभी नॉर्मल रिएक्शन का, अब ये पेयर बना है। सरफेस ने इस पर लगाया नॉर्मल रिएक्शन और बॉडी ने सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाया, तो ये जो ये है ना, और ये है, इसे हम बोलते हैं एक्शन रिएक्शन। एक बात और ध्यान दो, बिल्कुल संदेह में ना होना, मैं सेकेंड वाले पे जो सवाल लगवाया है वहाँ पे बॉडी किस पर कितना फोर्स लगा रही है हमको उससे मतलब नहीं था, तब तो सवाल हमने लगा लिया वहाँ पे। अब यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही हैं। अब तो यहाँ पे देखो, अगर कोई भी दो तल है तो नॉर्मल रिएक्शन तो दोनों लगाएंगी,
ये हवाला इन पर लगाएगा, हवाला इन पर लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन तल के बीच लगना है। तो ये हवाला क्या हो गया, मतलब कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन द बॉडी बाय सरफेस, और ये क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन द सरफेस बाय बॉडी, दोनों आपस में बराबर एक्शन रिएक्शन का पेयर होता है। समझ गए ना? चलो कोई बात ना है। अगर मैं आपसे एक बात करता हूं यहाँ पे, चलो अब यहाँ पे कुछ सवाल करता हूँ छोटा सा। यहाँ पे मान लो एक रूफ है और यहाँ पे एक रस्सी है, स्ट्रिंग है, खाली स्ट्रिंग है इतने, मतलब कि आप जानते हो स्ट्रिंग की भी एक क्षमता होती है, कितना टेंशन सहन कर सकता है। अब मान लो पतली सी रस्सी है, उसी पे हाथी उठा दो तो टूट नहीं जाएगा, तो उसकी एक क्षमता होती है बेटा, इस बात का थोड़ा ध्यान देना। अब पतली रस्सी है तो उस पर हाथी ना बैठाना, ओके। तो रस्सी जितना सहन कर पाए आप उतनी ही वस्तु को बैठाना, ओके। तो अभी वो भी मैं बात कर लेता हूँ आपसे। अगर यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे मेरे घर एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा है, एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा क्या है, बच्चा है। इस वाले स्ट्रिंग को पकड़ के ऐसे आगे चल रहा है, ठीक है ना। ये छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा है, ये पकड़ के ऐसे पकड़ लिया, अब इस पर ऊपर भागना चाह रहा है, चलो भाग लेगा, अभी भागेगा अभी। तो इसने रस्सी पर नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है, हो समझो बात को। ये अबरे भाई ऐसे टंगा ऐसे पकड़ा होगा ना, तो इसने क्या किया, रस्सी पर नीचे की ओर फोर्स लगाया और रस्सी ने इस पर ऊपर की ओर एक फोर्स तनाव के रूप में लगाया। अब इस लड़के की रस्सी का तनाव किधर होगा, यहाँ बैठ के अम्ब्रेला रूल खोल लो, ये अम्ब्रेला काम करेगा, ऊपर खुलेगा अम्ब्रेला तो टेंशन टी ऊपर होगा, उसी को फोर्स कहते हो। तो इसने रस्सी पर एक फोर्स लगाया और रस्सी ने इस पर एक फोर्स लगाया, चल बात हो गई। ये एक्शन रिएक्शन समझ में आया ना। तो रस्सी यहाँ पे एक बाडी हुई, दूसरी बाडी अभी क्या हो गई, वो लड़का हो गया, दो बाडी हुई तो एक्शन रिएक्शन का पेयर बन गया, चलो ठीक है। अब बच्चा इस पर ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, नीचे कितना लग रहा है बच्चे के ऊपर, वास्तव में नीचे mg लग रहा है। बच्चा ए बराबर, चलो जी का मान लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ओके। जी का मान मान लो बच्चा ए बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर चढ़ रहा है। वो तो रस्सी ने लगाया, इन्होंने लगाया, तो बात खत्म हो गई। अब बच्चा इस पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या हो रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। अब समझना बात को, बच्चा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इस पर ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। तो मैंने पूछा कि बताओ टी का मान कितना होगा। बच्चे का मास मैं आपको चलो दे देता हूं, m बराबर चलो 20 किलो देता हूं तुमको, बच्चे का मास 20 किलो है। तो बताओ टी का मान कितना होगा। अब तो सवाल लगा, अब तो देखो एक्शन रिएक्शन खत्म होगा, अब तो सेकेंड वाला लॉ हो गया। सेकेंड लॉ से थर्ड लॉ बना है, समझो सेकेंड लॉ से क्या थर्ड लॉ बना है। खाली एक्शन रिएक्शन दिखाना था, दिखा लिया, सवाल तो पहले की तरह लगने लगेगा। तो देखो जरा, यहाँ पे mg को काट के टी ऊपर जा रहा है, वास्तव में एफ नेट बराबर यहाँ पे कितना होगा, मैंने आपको बताया है बॉडी का मास और ए ऊपर है तो ए ऊपर प्लस होगा, तो यहाँ पे होगा एफ नेट एम ए होगा, एफ नेट एम ए, और एम ए का मतलब कितना, एम का मास मतलब बॉडी का 20 है और ए से मतलब 2 से ऊपर जा रहा है, और एफ नेट कितना काम, एफ नेट तो ये हो गया, बट कितना एफ नेट है, mg को काट के टी ऊपर जा रहा है, mg को काट के टी क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। ध्यान देना हमारी बात को, mg को काट के टी ऊपर जा रहा है ऐसे, टी माइनस mg, टी हावी है ना, टी का हो चाहे एफ को, अब टी का ना लाजमी है क्योंकि टेंशन उसको लिया जाता है। तो ये हो जाएगा टी माइनस 20 गुणे 10 बराबर 40, तो टी बराबर 40 प्लस 200, टी बराबर 240 न्यूटन। समझ में आ गई आपकी सवाल समझ में आ गया ना। कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा जरूर हमको। अब यहाँ पे ये समझ में सवाल तो आपको आ ही गया होगा। अब मैं कहता हूं कि चलो एक बात देता हूं आपको, अगर मैंने कहा कि रस्सी का जो मैक्सिमम, अब मैंने सवाल थोड़ा मोड़ा चेंज कर रहा हूं, मैंने कहा रस्सी जो है ना मैक्सिमम 200 न्यूटन का बल सह सकती है, रस्सी मैक्सिमम 200 न्यूटन का फोर्स से सहन कर सकती है। मैंने वही बात कही ना, वो रस्सी के ऊपर डिपेंड करता है कितना बल सहन कर सकती है। पतली से रस्सी पे हाथी लटका दो टूट ना जाएगा, रस्सी टूट जाएगा। मैंने कहा ब्रेकिंग फोर्स, इसे बोलते हैं ब्रेकिंग फोर्स, BREAKING, ब्रेकिंग
फोर्स या फिर ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं ऑफ द रूप, यानी कि रस्सी का जो ब्रेकिंग फोर्स है, मान लो मैंने कहा 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन से ज़्यादा लगा दोगे तो गिर जाएगी। 240 तुम लगा के बैठे हो, 100 न्यूटन है। अभी मैं सवाल चेंज करता हूँ, ये सब नहीं मान नहीं लिया जाएगा। हमने कहा ब्रेकिंग पॉइंट या फिर ब्रेकिंग फोर्स रस्सी का कितना है कि 100 न्यूटन अधिकतम है। 100 नहीं 200 ले लो, थोड़ा ज़्यादा ले लो, थोड़ा मोड़ा, कि 200 न्यूटन के बाद अगर ज़्यादा बल लगा दोगे तो टूट जाएगी ये। तो ये तो अब मतलब कि टेंशन हो गया, इसे बोलते हैं मैक्सिमम टेंशन। इसे ऐसे ही बोल सकते हो, मैक्सिमम टेंशन ऑफ द रूप, रस्सी का मैक्सिमम तनाव है, इससे ज़्यादा लगा दोगे तो टूट जाएगा। तो मैंने आपसे सवाल किया कि मैक्सिमम एक्सीलरेशन बताओ, मैक्सिमम एक्सीलरेशन बताओ कि बच्चा उससे चढ़ सके और रस्सी टूटे ना। एक्सीलरेशन पर तो डिपेंड करता है, देखो एक्सीलरेशन पर भी डिपेंड करता है तनाव हमारा ना। एम बदलेगा नहीं, जी बदलेगा नहीं, तो ये तो खाली बदलेगा, यानी कि टेंशन क्या है, एक्सीलरेशन पर डिपेंड करता है। सीधी सीधी बात है, टेंशन किस पर डिपेंड करता है, एक्सीलरेशन पर। तो कितना तेज इस पर ये दौड़ जाए, किस एक्सीलरेशन की अधिकतम, कि ये टूटे ना भी, टूटे भी ना, बच्चा चढ़ भी जाए। तो फिर वही बात है। अब यहाँ पे अब वही हाल है सारा। चलो यहाँ पे ए का मान नहीं पता है आपको, और वही 20 किलोग्राम का है, सभी कुछ वही है, मान लो ए का मान नहीं पता है। तो फिर बोलेंगे टी माइनस एम जी बराबर एम ए से लड़का ऊपर भागेगा, ए अगर त्वरण है तो। अब मैक्सिमम टी का मान कितना दे दिया है, 200 न्यूटन, माइनस एम का मान कितना है 20 गुणे जी का मान 10 है। ये तो खत्म हो जाएगा, कुछ ना बचेगा ना, ये तो ए का मान 0 आ जाएगा। बच्चा बिल्कुल मतलब कि तुरंत ही टूट जाएगा, लटकते ही टूट जाएगा। ये तो लटकते ही क्या, क्योंकि अधिकतम तो 240 सवाल ही हमारा आ चुका है। चलो अब रस्सी का 400 मान लेते हैं, नहीं तो सवाल नहीं लगेगा। नहीं 400 मान लो सह सकता है, 400 न्यूटन। क्यों मैंने 400 200 से कर दिया, क्योंकि 240 तो 240 पे दुइये पे चल रहा है। जब एक्सीलरेशन 2 था 240 था, जब यहाँ 200 न्यूटन मैंने कह दिया कि रस्सी का मैक्सिमम टेंशन 200 सह सकता है, तो 200 रखा तो 200 तुरंत 0 आ गया, ए का मान 0 आ गया। ए का मान 0 यानी क्या, लटकते ये टूट जाएगा, लटकते ही क्या हो जाएगा, रस्सी टूट जाएगी। तो गड़बड़ हो जाता है वहाँ पे। यहाँ पे देखो, अच्छा 400 न्यूटन है और मैंने बोला कि एम जी तो यही होगा, ए का मान, एम का मान कितना है 20 किलो का बच्चा, ये हो जाएगा 400 माइनस 200 बराबर 20 ए, यानी कि ये आ जाएगा 200 बराबर 20 ए बराबर आएगा 200 बटे 20, ए बराबर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अगर बच्चा चढ़ जाए इस पे ना, अगर 400 न्यूटन चढ़ सकता है तब अधिकतम 10 से चढ़ सकता है। 11 कर दोगे तो टूट जाएगा, 10.1 कर दोगे तब भी क्या हो जाएगा, रस्सिया टूट जाएगा। अधिकतम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इस पर दौड़े, कोई दिक्कत ना है। 10 से कम पे दौड़ भी सकता है, 10 से कम पे भी दौड़ सकता है, लेकिन अधिकतम यही है 10। अगर 11 रख दो कि देखो हाल क्या होगा, अगर 11 ए का मान रख दिए तो टी बराबर कितना आएगा, एम जी प्लस एम ए होता है, तो यहाँ पे वास्तव में एम जी प्लस ए, तो एम का मान 20 है, जी का मान 10 है, ए का मान 11 मैंने कह दिया, तो ये हो जाएगा 20 और हो जाएगा 21। है देखो टी का मान 400 और है कितना हो गया 420 हो गया। बच्चा वहाँ 420 का लगा रहा है और टी का मान 400 हुआ, तो रस्सी टूट ना जाएगी। टी का मान 400 न्यूटन सहन कर सकती है रस्सी, बट एक्सीलरेशन के हिसाब पे टेंशन डिपेंड कर रहा है। तो ये अगर टेंशन अगर मतलब कि एक्सीलरेशन अगर 11 हो जाए तो क्या होगा, ये 420 न्यूटन का लगाने लगेगा बच्चा और रस्सी पर, तो टूट जाएगा आराम से। तो ऐसे भी सवाल मिलते हैं कि रस्सी कब टूटेगी कब नहीं टूटे, अधिकतम एक्सीलरेशन क्या हो सकता है रस्सी का अगर इतना फोर्स सहन कर सकती है, तो इसे कहते हैं ब्रेकिंग फोर्स, ठीक है ना। तो ब्रेकिंग फोर्स जाएगा अधिकतम 10 न्यूटन, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से दौड़े उस पर 8-9 से दौड़े, कम भी हो सकता है लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 10 से ज़्यादा जाएगा तो क्या होगी, रस्सी टूट जाएगी, ज़्यादा होगा तो ये बल ज़्यादा लगाने लगेगा 400 से। ये सवाल लगाया हो ना, तो ज़्यादा लगाएगा 400, ये है तुम 420 लगाओ तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वही बात है। तो समझ गया ना आप कि रस्सी 400 तक सहन कर सकती है, तो अधिकतम 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़ो उस पर, कोई दिक्कत ना है, इस पर दौड़ो 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, अपने रियल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब बातें हैं।
तो जितनी भी रस्सियाँ बनाई जाती हैं ना बेटा, जितने भी मतलब कि अच्छी अच्छी कंपनी की रस्सियाँ होती हैं, वो बताती हैं कि यहाँ इतना न्यूटन ये रस्सी सहन कर सकती, इससे ज़्यादा लगाओ तो टूट जाएगी। तुम खुद सपोज करो कि पतला सा धागा लेके लटक जाओ तो धागा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तुम्हारे बल को सहन ही नहीं कर पा रहा है। तो बल सहन ना सहन करना ये सब सूत्र पे डिपेंड करता है, हमारे इस क्या बोलते हैं समीकरण पर डिपेंड करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में सब कुछ आ रहा है, क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया, ब्रेकिंग फोर्स वाला भी। और अब इसको मिटा के आगे चलते हैं क्या कहता है। तो चलो बेटा, अब आपकी आज की वीडियो के लास्ट टॉपिक पर बात कर रहे हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, वेइंग मशीन के बारे में। WEIGMACHINE, यानी कि वेइंग मशीन क्या, तौलने वाली मशीन, तुला मशीन कह सकते हो, तौलने वाली मशीन। आपने देखा होगा तौलने वाली मशीन वास्तव में तौलती क्या है, इसको अब दिखाने वाले हैं हम आपको। तुला मशीन को तो आप जानते ही हो, बट ये तौलती क्या है सर, ये हमको नहीं पता, आप ये बता दो हमको। बहुत दिन से परेशान है, सोच रहे थे कैसे कैसे क्या होता है, बट अब तुम हो तो बता दो। अब चलो किससे पूछने जाऊं। देखो यहाँ पे अगर एक तुला मशीन है ना, ये तुला मशीन है, मान लो ये तुला मशीन है, ऐसे ऐसे ऐसे। चलो यहाँ पे एक आदमी बैठा दो, एक आदमी क्या है, मान लो तुम ही हो ये। तो तुम इस मशीन के तल पर, मशीन तो है ही, यही वेइंग मशीन है मान लिया हमने, तो तुम इस मशीन के तल पर एक फोर्स mg लगा रहे हो, और यह तल आपके ऊपर एक n लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। तो तुम क्या सोच रहे हो कि ये मशीन क्या तुम्हारे mg को नापता है, क्योंकि तुम मशीन पर mg लगा रहे हो। तुम क्या सोचते हो बेटा, अभी रुका हुआ है मशीन, रेस्ट में, अभी मशीन चलाऊंगा, अभी ऊपर तो समझ में आएगा और ज़्यादा। मशीन रेस्ट पे है, तुम मशीन पर mg फोर्स लगा रहे हो। तुम ऐसे ही जान रहे हो कि मैं नीचे mg लगाता हूं, तो क्या मशीन तुम्हारे mg को नापती है? सवाल ये है कि क्या मशीन हमारे भार mg को मेजर करती है? आज बहुत टॉपिक बढ़िया मिला है, ये सवाल है हमारा। क्या मशीन हमारे भार mg को मेजर करती है? ना रे बाबा ना, गलत है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ ऐसा कह सकती होगी, रेस्ट वाले कंडीशन में n बराबर mg होगा, ऐसा एक संयोग कह सकते हो, संयोग है कि रेस्ट में है तो n बराबर mg होगा, कि हाँ mg को ही मापती है मशीन, हमारी mg को ही रेस्ट में कह सकते हो। लेकिन एक विशेष कंडीशन है कि मशीन रुकी हुई है, तब n बराबर mg, यानी कि इस समय कह सकते हो हाँ सर मशीन mg को मापती, इस समय कह सकते हो। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता। अभी दिखाऊंगा मैं आपको जब मशीन चलाता हूँ तो। एक मिनट देखो जरा, अभी तुम याद कर लो कि हाँ mg को नाप रही है, आगे मैं झुठलाऊंगा। लेकिन रेस्ट में याद कर लो, हाँ श्योर mg को नापती है, रेस्ट में मशीन mg को नापती है। लेकिन ऐसा नहीं बोलना भाई, अब मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं बोलना। कभी कभी हो सकता है कि तुमको टीचर लोग बता दें तो झगड़ा मत करना उनसे, रेस्ट में mg ही बताएगी, वास्तव में रेस्ट में mg ही बताएगी, रेस्ट में mg बताएगी। लेकिन उसको अपनी लैंग्वेज देते हैं। अब अगर तुम इतना जवाब दे सकते हो कि सर mg नहीं नापती मशीन हमारी। अब देखो जरा, ये मशीन ना, मशीन का तल इस पर n लगाया, तुम mg को भूल जाओ, और इस आदमी ने इस पर, देखो एक्शन रिएक्शन का सारा चीज पढ़ा रहे हैं आपको ना। मशीन के सरफेस ने इस पर n लगाया, तो इसने भी मशीन के सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाया। ये तुम सोच रहे हो कि तुम इसको प्रेशर दे के क्या तुम बढ़ा सकते हो, क्या तुम्हारे भार को बता रही है तो क्या दबा के अपना भार बढ़ा सकते हो क्या? ऐसा कुछ नहीं, अपने आप को इतना भी दबा लो, प्रेशर दे लो, भार नहीं बढ़ने वाला आपका। क्या मशीन हमारे भार mg को मेजर करती? मेरा सवाल यही है, अपने सवाल पे आओ। तो रेस्ट में हाँ, अगर मशीन रेस्ट में है तो हाँ mg को मेजर करती है। चलो यहाँ पे देखो, अब यहाँ देखो mg तो लग ही रहा है जो है। इस मशीन के सरफेस ने ऊपर एक n लगाया, अब mg को भूल जाओ, अब नॉर्मल रिएक्शन यानी कि एक्शन रिएक्शन पे आओ, और इस आदमी ने इस पर नॉर्मल रिएक्शन n लगाया। इस आदमी ने इस पर कितना लगाया? नॉर्मल रिएक्शन n लगाया। तो वही जो आदमी ने मशीन पर नॉर्मल रिएक्शन लगाया है ना, वही हमारी मशीन मेजर करती है। तो मशीन क्या मेजर करती है? मशीन मैन द्वारा
लगाए गए मैन द्वारा लगाए गए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को मेजर करती है, ना कि mg को। रेस्ट में mg हो सकता है। अब देखो, अब इसके बाद कहो कि प्रमाण दो। चलो एक बात देखो जरा, मान लो इसी मशीन को मैंने एक लिफ्ट में ला दिया। आप तो लिफ्ट के बारे में जानते ही होगी, बैठा बटन दबाया भागने लगा। अरे देखा है आपने, बैठा भी है, मैं जानता हूँ, आपने देखा है बैठा है, हमसे ज़्यादा काम किए उस पर। चलो हम भी बैठे हैं, हम भी खड़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं, बैठते नहीं खड़े होके ऊपर जाते हैं। तो चलो खैर, अपने बारे में फिर ज़्यादा क्या बताऊँ, यहाँ पे पढ़ो। ये है आपका वेइंग मशीन आपका, हाँ उसमें मैंने ये भी काम किया है। बताता हूँ थोड़ा मोड़ा कि जब कोई मेरा दोस्त अभी आने वाला होता था ना, तो मैं मशीन के डोर पर खड़ा हो जाता था, ऐसे मशीन के डोर पर। जब तक वो आता नहीं था ना, तो मैं ऐसे खड़ा हो जाता था। ऑटोमेटिक वाला बड़ा मज़ा आता है ना, खड़े हो जाओ, रुकी रहेगी, कहाँ जाएगी, डोर खुला तो रुकी रहेगी। डोर खुला रहता था, इसे खड़ा होने पर तो आ जाता था लड़का, मेरा दोस्त आता था, उसको बैठा के फिर अपना ऊपर जाते थे। इतना तो कराइए। चलो अच्छा, यहाँ पे देखो, ये लिफ्ट है, लिफ्ट ए एक्सीलरेशन से अगर ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे आपका वेइंग मशीन है, यहाँ पे आदमी बैठा हुआ है। तो दैट टाइम आप बताओ इसको क्या लगेगा, यह मशीन क्या बताएगी अब। तो देखो जरा, एक मिनट देखो, एन को ही नापती, एन चाहे ये वाला बोलो चाहे ये वाला, सी के बराबर, तभी तो उसी को बता रही है। ये देखो, तल ने लड़के पर लगाया एन और लड़के ने तल पर लगाया एन, ये तो होता ही होता है। और ऐसे भी कह सकते हो, इस पर लड़के पर एक mg लगा हुआ है, या लड़के पर क्या लगा, एक mg लगा हुआ है। तो मशीन इस समय इसका भार कितना बताएगी। तो हम देख रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, mg नीचे है, यानी कि mg को काट रही है। mg को क्या कर रही है, काट रही है। सपोज देखो बढ़िया से देखना, नॉर्मल रिएक्शन हावी है mg पर, और नेट कितना है, अगर इसका मास m है, मास क्या है, m है, और मशीन क्या बताती है, नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि कह सकते हो g को लेकर के बताती हो। अगर ये आपका मास m है और इसे ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ma, यानी कि नेट एक्सीलरेशन आपका ma ही तो है। नेट फोर्स आप पर कितना लगा हुआ है, ma लगा, आप ma से ऊपर जा रहे हो। ए एक्सीलरेशन मास m, आप तो ऊपर जा रहे हो इतने से, तो चलो कोई बात ना है। तो अब n बराबर कितना आएगा, n बराबर ma प्लस mg, तो n बराबर क्या आएगा, इतना, m a प्लस g। देखो मास अब आपका मतलब कि भार अब बदल गया, भार अब क्या हो गया, यहाँ पे बदल गया। भार नापने वाली ये मशीन है, वेइंग मशीन जिसे कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखो जरा, वहाँ पे आपका भार क्या रुकी हुई कितना आ रहा है, क्या आपका भार अगर रुकी हुई थी तो mg आ रहा था, आपका भार अगर रुकी हुई थी तो कितना आ रहा था, mg आ रहा था। और यहां पे कितना आ रहा है, यहां पे कितना आ रहा है बेटा, यहां पे देखो ma प्लस ही ज्यादा आ रहा है, यानी कि अब आपको भार अपना बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। इस वाले कंडीशन में आपका भार क्या होगा, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। अगर अब मशीन सहित लिफ्ट ऊपर जा रही है तब, तो ये ज्यादा भार बताएगी आपकी। ये क्या बताएगी, आपका भार कहेगी ये ज्यादा है। देखो अब ये बेटा, या पहले यहाँ पे केवल क्या था, केवल जी भर था, अब यहाँ पे ये और लग गया, तो अब भार ज्यादा दिखाएगी। अब मान लो, अभी मैं इसे एग्जाम्पल देता हूँ, ये लिख लेना कि जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो, मशीन लिफ्ट में, आप मशीन पर खड़े हो और लिफ्ट क्या हो रही है, ऊपर जा रही है। सेकंड केस, अब मान लो इसी लिफ्ट में यही मशीन, यहाँ पे लड़का बैठा हुआ है, ए से नीचे आ रही है। अगर ए से क्या हो रही है, ये नीचे आ रही है, तो नेट एक्सीलरेशन ए है, नीचे की ओर प्लस मान लो आप, जिधर नेट एक्सीलरेशन होता है उसी को प्लस वाला साइन लेते हैं। तो अब क्या होगा, ऊपर n है नॉर्मल रिएक्शन, नीचे क्या है, mg है। तो अब की बार mg बड़ा है, तो mg n को काट के आ रहा है, तो नीचे वाला नेट वाला ma है। तो अब की बार क्या देखोगे, mg माइनस ma बराबर n, तो n बराबर क्या हो जाएगा, mg माइनस a। अब ले जरा देखो, अब की बार आपका देखो
भार घटा हुआ प्रतीत होगा। यहाँ पे भार क्या होगा, भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। एक बात जान लो, नोट कर लो कि वेइंग मशीन आपके भार को बताती है, भार को, जी को लेकर के बताती है, जी को लेकर। भार का मतलब ऐसा नहीं चलने के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ऊपर चले कि नीचे चल रही है कि रुकी हुई है। रुकी हुई है तो एम जी, ऊपर जा रही है तो एम ए प्लस जी, और नीचे आ रही है तो एम जी माइनस ए। जी इंक्लूड रहता है उसमें, वेइंग मशीन में जी इंक्लूड रहता है, जान लो आप, ये सब बातें श्योर कर लो आज से। तो समझ में आपको आ ही रहा होगा, अगर ऊपर जा रहा है तो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, और अगर नीचे आ रहा होता तो भार घटा हुआ प्रतीत होगा। इसीलिए अगर आप देखते हो कभी कभी जब जैसे जैसे झूला बैठे हो, झूला वो चक्री वाला, ऊपर वाला ऐसे गोल गोल, जब ऊपर जाते हो तो लगता है कि पता नहीं एक अजीब टाइप सा होता है ना आपका अपना। ये ऐसा अजीब टाइप सा क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे मशीन आपकी ऊपर जा रही है आपका भार बढ़ा हुआ प्रतीत हो रहा है, और जैसे नीचे सो से नीचे आती तो लगता है वो पता नहीं क्या हलचल होता है ना, आपका भार घटता हुआ प्रतीत होता है। वो अजीब सा हलचल जो आज तक तुमने अजीब सा कहा था ना, वह क्या है, वह ऊपर जाने पर भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है और नीचे आने पर भार घटा हुआ प्रतीत होता है। इसी में कुछ लोग मैनेज ना कर पाते तो उल्टी सुल्टी सब हो जाती है। भार घट रहा है, अचानक बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, ऊपर जाने पर भार बढ़ रहा है, नीचे आने पर घट रहा है, तो थोड़ा सा अजीब सा होता है ना। सारे जो पल्स हैं अपने सब अजीब से काम करते हैं, तो उल्टी पुल्टी आती रहती है कुछ लोगों को, बड़ा खतरनाक है, जो उसको मैनेज ना कर पाते उसके लिए बड़ी दिक्कत होती है। तो तुमको आज क्लियर हो गया कि वो अजीब सा होता क्या है। वो अजीब सा घटना यही है कि ऊपर जाने पर क्या होता है, भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, और नीचे आने पर भार क्या होता है, घटा हुआ। इसी के बेस पे क्वेश्चन लगता है। देखो वास्तव में देखो क्या मैंने कहा, नॉर्मल रिएक्शन नापती है मशीन, क्या नापती है, नॉर्मल रिएक्शन नापती है। यहाँ भी एन, इसीलिए मैंने एम जी से दरकार कर रहे थे कि एम जी ना मानना, यहाँ भी एन, यहाँ भी एन। तो आप बोलना कि मशीन क्या नापती है, नॉर्मल रिएक्शन नापती है, नॉट भार, नॉट एम जी नहीं नापती। क्या नापती है, नॉर्मल रिएक्शन नापती है। तो क्लियर हो गया ना। चलो एक बात और करते हैं अभी। तो अब वो अजीब सा वाला घटना भी समझ में आ गया, इसको मिटा के एक बात और इंपॉर्टेंट करेंगे, फिर वीडियो क्लोज करते हैं। तो चलो बेटा यहाँ पे एक बढ़िया सा केस और आपको दिखाते हैं, बस 2-4 मिनट और दिक्कत है, उसके बाद वीडियो खत्म होने वाला है। तो यहाँ पे मान लो कि एक बात तो आप जानते ही हो कि जो भी यहाँ पे लिफ्ट होती है या किसी घिरनी से होकर के ही तो आती होगी आखिर। यह लिफ्ट क्या है, घिरनी से होकर के ही तो आती होगी। एक तो मतलब कि रस्सी होगा उसको ऊपर ले जाता होगा, एक रस्सी नीचे लाता होगा, और यहाँ पे घिरनी लगा होगा तभी ये काम होता है। यहाँ पे वेइंग मशीन है, यहाँ पे लड़का है। अब की बार मैंने कहा यहीं से एक बढ़िया सा आदमी आया कलाकारी करने और कहा कि लो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एक ठो कैंची। हाई देखो बढ़िया कैंची बन गया है। अभी घिरनी है, काट दी, मतलब घिरनी है, रस्सी है, काट दिया। ऊपर तो यन लग ही रहा है, नीचे देखो एम जी भी लग रहा है, जो भी है सब हो रहा है। नॉर्मल रिएक्शन नीचे वाले के ऊपर मान लिया, वही सब सारा काम करवा रहा है, ठीक है ना। एक तो नीचे यन लग रहा है, वही नापता है मशीन हमारा, इसी यन की जो कि बराबर होता है वही हमारा मशीन नापता है। यह क्यों रुका हुआ है, क्योंकि वस्तु भी वस्तु पर अर्थ एम जी लगा रही है और वस्तु अर्थ पर एम जी लगा, इसीलिए रुका हुआ है। और नॉर्मल रिएक्शन क्या कहता है, सरफेस से वस्तु आदमी पर लगा रहा है और आदमी सरफेस पर यन लगा रहा है। वास्तव में घटनाएं हो रही हैं। तो ये वाला यन तो हटा सकते हो, या यन यही बता देगा। वास्तव में दोनों वही एक चीज़ होते हैं ना, चाहे ऊपर चाहे नीचे। अगर ये काट दिया जाए तो ये नीचे आएगा, लेकिन ए बराबर तब क्या हो जाएगा, जी से। यहाँ से बोलते हैं फ्री फॉल, ये तो प्राकृतिक वाला हो गया। अगर काट दे तो जी से गिरने लगेगा ना, तो ए कहाँ होगा, ए तो जब आप अलग से लगाते हो तब ना होता है। ए का मान एसेशन तब होता है जब अलग से लगाते हो, लेकिन जब तुम रस्सियाँ काट दिए तो अब तो जैसे कोई वस्तु गिरती हो वैसे जो भी गिरने लगा, तब ए का मान क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तब इनको लगाओगे ना तो एम जी माइनस एन बराबर नेट एम ए था, तो एम ए जगह एम जी हो जाएगा, एम जी से एम जी कट जाएगा, एन का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि इसको अपना भार 0 प्रतीत होगा। जब लिफ्ट की डोरी काट दी जाएगी तो जो इसमें बैठा तुला भार पे तुला मशीन पे जो आदमी बैठा है उसको अपना भार क्या होगा, 0 प्रतीत होगा। इसको अपना भार क्या होगा, 0 प्रतीत होगा। तब ये अभी नोट कर लो कंडीशन में
कि जब लिफ्ट में आदमी बैठा है तुला मशीन पर, तो अगर लिफ्ट की डोरी अचानक काट दी जाए तो लिफ्ट ए बराबर जी से गिरने लगे, से फ्री फॉल कहते हैं, स्वतंत्र दशा में गिरना। तो फ्री फॉल होगा तो दैट टाइम n का मान 0 होगा, अर्थात आदमी अपने भार को 0 महसूस करेगा, उसे लगेगा मेरे भार कुछ है ही नहीं, सोए सोए करता है। अगर आप झूला बैठे हो तो नहीं, अजीब सा लगता है। तो ये 0 वास्तव में अगर मैं इसका अर्थ बताऊं, अगर एक बात सुन लो यहाँ पे, मैं इसका अर्थ बताऊं, n बराबर 0 का मतलब लिख लो MTLB, मतलब n बराबर 0 का, कि जब ये फ्री फॉल होता है ना तो आदमी का इसके तल से संपर्क छूटने वाला होता है। लिख लो n बराबर 0 का मतलब आदमी का तल से, लिफ्ट के तल से संपर्क छूटने वाला होता है, छूटता नहीं, बस छूटने वाला होता है, तब ये 0 महसूस करता है, छूटने वाला होता है। जब ये बराबर जी हो जाएगा तो n का मान 0 आएगा। n बराबर 0 का मतलब क्या, आप याद कर लो, आदमी का तल से संपर्क छूटने वाला है, यानी कि अभी थोड़ा लगे अब उठने जा रहा है, उठेगा नहीं बट ऐसा लगे उठने जा रहा है। ये वाला क्लियर करूं थोड़ा मोड़ा और, चलो ये जान लो। देखो ये मान लो 2G से नीचे आने लगे, मेरे पास मशीन है, मेरे पास सब कुछ है, मैंने कहा इनको 2G से नीचे ले आऊँगा G से नहीं 2G से लाऊंगा, ए का मान 2G हो जाएगा। 2G बहुत तेज ला रहा हूँ, अब G से बढ़ा दिया, जब G पे था तब तो 0 था, छूटने वाला था, छूटने वाला था, बट मैंने कहा कि अब इनको 2G से नीचे लाऊंगा। अब आदमी की जान तो गई। अब देखो जरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेट वाला हो जाएगा 2G गुड़े, यानी कि 2G गुड़े m हो जाएगा, तो ये जगह 2mg हो जाएगा। ये तो mg तो रहेगा ही, mg से आ रहा है और n को काट के आ रहा है, और यहाँ पे 2mg हो गया। और 2mg का मतलब यहाँ पे क्या, माइनस n बराबर उधर जाएगा तो mg हो जाएगा, n बराबर क्या आएगा, माइनस का mg हो रहा है। अरे ये क्या आ गया, माइनस में आ गया n का मान। n का मान माइनस में नहीं होता है, यह भी लिख लो, n इज नेवर नेगेटिव, n नेवर नेगेटिव, n कभी नेगेटिव नहीं होता, नॉर्मल रिएक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता। और नेगेटिव का मतलब समझ लो क्या होता है, कि आदमी क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है ना कि नीचे आ रहा है। अगर n प्लस में था तब आदमी का नीचे आना था, लेकिन n का माइनस में आने का मतलब क्या, कि आदमी क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। अब ऐसा यहाँ पे जाके लड़ जाएगा फटाक से, ऐसा नहीं होता। ये सोच रहे हो, सोच सकते हो, कोई बात नहीं है कि n बराबर माइनस mg प्लस mg था, समझ में आ रहा था। माइनस आने का मतलब क्या, आदमी ऊपर जाएगा, ऊपर जाके ऐसे लड़ जाएगा धड़ाम से, ऐसे तल छोड़ेगा। जब g से ज़्यादा हुआ तो तल छूट जाएगा, जब g था तब तल छूटने वाला था, बट जब g से ज़्यादा हो गया एक्सेलरेशन आपका 2g कर दिया, तब तल छूट के इनके सर में, मतलब ये उड़ने लगेगा, ऐसा लगेगा। ऐसा होता नहीं है, ऐसा ही होता है। जानते हो क्या होता है, ये हवाला 2G से नीचे आने लगा, ये हवाला 2G से नीचे आने लगा, लिफ्ट क्या हुआ 2G से नीचे आने लगा, और ये हवाला अपना GA पे भी लटके हुए हैं। तो ये 2G से यानी कि बहुत तेज नीचे आ रहा है ना, ऐसा लिफ्ट बहुत तेजी से इनके सर पे आके लग जाती है, ये उड़ के ऊपर नहीं जाता। लिफ्ट बहुत तेजी से आ रही है ना, तो संपर्क टूट जाएगा, अब छूट जाएगा, अब ये संपर्क ही क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब इनका लिफ्ट आके इनके सर पे लग जाएगी, मर जाएंगे। तो समझ में आ गया ना। n का मान माइनस में आने का मतलब क्या है, नॉर्मल रिएक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, कांटेक्ट टूटने वाला, मतलब कि नेगेटिव का मतलब कांटेक्ट टूट गया, संपर्क टूट गया। नेगेटिव का मतलब क्या, संपर्क टूट गया, नोट कर लो। नेगेटिव आने का मतलब क्या, संपर्क टूट गया, यानी कि बहुत तेज आ रही है, इनके n से काफ़ी तेज आ रही है, जितना नॉर्मल रिएक्शन लगाया है ना उससे काफ़ी तेज आ रही है, फटाक से इनके सर पे आके लग जाएगी। ऐसा लगेगा इंसान ऊपर जा रहा है, लेकिन इंसान ऊपर नहीं जाता, लिफ्ट इनके ऊपर बहुत तेज आके लग जाती है। ये बात है कि ये हो जाएगा 2mg से गिरेगा, और ये अभी mga पे लटके हुए हैं, समझो। ये 2mg से अभी mga पे लटके हुए हैं, हाई आ रहा है लिफ्टवा बेटा आपका, मान लो इस पे इसका बल लग रहा है 100 न्यूटन लग रहा है, अब ये इन पे 80 न्यूटन लग रहा है, सपोज करो ये 100 80, तो पहले लिफ्ट आएगा ना, अभी तो ये तो आराम से मस्ती कर रही। तो यहाँ से संपर्क टूटने वाला होता है जब a का मान g के बराबर होता है। ये बातें नोट कर लो, और जो भी थोड़ी मोड़ी कसर रह गई ना अगले वीडियो में पूरा हो जाएगा, तो चिंता न करने को। अभी तो शुरुआत करे हो, अभी 11वीं में घुसे हो ना,
तो चिंता नहीं करने का। ये समझ में आ गया ना कि नॉर्मल का निगेटिव का आने का मतलब क्या, कि संपर्क टूट गया। संपर्क क्या हो गया, टूट गया। नॉर्मल का जीरो का मतलब क्या, संपर्क टूटने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सारी बातों को नोट कर चुके होंगे, आपको समझ में भी आया है। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में इसी को लेकर के, जो थोड़ी मोड़ी आपकी शिकायतें और दूर हो जाएंगी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो। ऑल द बेस्ट।